हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। फाइंडिंग ईच अदर इज द बिगिनिंग। जब हम किसी से मिलते हैं तो वो एक बिगिनिंग होती है। स्टेइंग टुगेदर इज द प्रोसेस। जब हम उनके साथ रहते हैं वो एक प्रोसेस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस। तब अगर हम मिलकर काम करें तो हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वेटेज रहती है। एग्जाम में हर बारी इस चैप्टर में से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। नॉर्मली 9 से 15 नंबर की वेटेज इसकी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। कई बार एक, कई बार दो क्वेश्चन भी एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है। सबसे पहले तो कहूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सर, किस तरीके की टेक्निक है, क्या किया जाता है? तो ये टेक्निक है ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसको अप्लाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। और उसके लिए क्या किया जाता है? इस टेक्निक में ऑर्गेनाइजेशन बनाती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेवल। स्टैंडर्ड वर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है लेवल सेट करना। किस चीज के लेवल सेट करना? कॉस्ट के लेवल आप सेट कर सकते हो, प्रॉफिट के आप लेवल सेट कर सकते हो, या फिर कहूं तो सेल्स के लेवल आप सेट कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? दैट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल in which organization set the levels, in which organization set the levels। लेवल्स के लिए अगर मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो आप इसके लिए बेंचमार्क भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? लेवल सेट करती है, बेंचमार्क सेट करती है। किस चीज के? नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है प्रॉफिट्स के लेवल। ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है प्रॉफिट्स के लेवल। ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है प्रॉफिट्स के लेवल। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एक प्रॉफिट एस्टिमेट कर लेती है आने वाले टाइम में। से एग्जांपल, हमें एक यूनिट को बेचकर 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सेट किया कि हमें आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम का मतलब अभी मार्च चल रहा है तो आप अप्रैल के लिए लेवल सेट कर सकते हो। अप्रैल में जो भी हम यूनिट सेल करेंगे उससे हमें 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो लेवल सेट किए हैं इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड सेट करना। ऑर्गेनाइजेशन ने जो लेवल सेट किए हैं इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड सेट करना। अब होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा 5 रुपए का प्रॉफिट होगा अप्रैल में पर यूनिट पे। इसी तरीके से ये जो प्रॉफिट है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रॉफिट के लेवल सेट किए हैं तो आपने दो लेवल और सेट किए होंगे। क्या? प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल्स में से जब कॉस्ट माइनस की जाती है तो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर आप प्रॉफिट का स्टैंडर्ड बनाओगे तो आपको स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे कॉस्ट और सेल्स के। आपको लेवल सेट करने पड़ेंगे कॉस्ट और सेल्स के। आप कॉस्ट का एक लेवल सेट करोगे,
आप सेल्स का एक लेवल सेट करोगे तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट का लेवल अपने आप सेट हो जाएगा। तो जो लेवल सेट किया जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए, उस लेवल को ही स्टैंडर्ड बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कंपनी एक एस्टिमेशन कर रही है फॉर द फ्यूचर पीरियड, अभी चल रहा है मार्च तो अप्रैल के लिए, कि जब हम एक यूनिट बनाएंगे तो इसमें कुछ खर्चे लगेंगे। सर खर्चे नॉर्मली क्या क्या होते हैं? खर्चे होते हैं नॉर्मली 4, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। नॉर्मली ये खर्चे होते हैं। कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, सर ये लेवल कैसे सेट किए जाते हैं? ये लेवल सेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। कंपनी ने मान लो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल सेट किए, प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए का मटेरियल लगेगा, 6 रुपये पर यूनिट की लेबर लगेगी, 2 रुपये पर यूनिट का ओवरहेड का खर्च आएगा और 1 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्च आएगा। तो इस तरीके से कंपनी ने एक यूनिट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए उसका एक लेवल सेट किया, 19 रुपये। और कंपनी ने सेल्स से रिलेटेड लेवल सेट किया कि हम हर एक यूनिट को सेल करेंगे 25 पर यूनिट में। तो जब उन्होंने कॉस्ट का स्टैंडर्ड बनाया और सेलिंग प्राइस का स्टैंडर्ड बनाया तो प्रॉफिट का स्टैंडर्ड बन के आया कंपनी 6 रुपये पर यूनिट कमाएगी, कंपनी 6 रुपये पर यूनिट कमाएगी। ये कंपनी ने एक लेवल सेट कर लिया। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? मान लो अप्रैल मंथ के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया, अप्रैल मंथ के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया। अब जब आपका एक्चुअल में अप्रैल मंथ खत्म हो जाएगा, मैं मान लेता हूं एक बार मेरे पास एक्चुअल में 1 यूनिट का डेटा है। हालांकि होता ऐसा है कि आप स्टैंडर्ड 1, 2, 5, 10 कितनी भी यूनिट के लिए बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट एक्चुअल में नॉर्मली हम ज़्यादा यूनिट्स बनाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल मैं केवल और केवल आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले ये स्टैंडर्ड बनाया जाता है। अब मान लो अप्रैल मंथ खत्म हुआ, अप्रैल मंथ खत्म हुआ और एक्चुअल में मेरे पास 1 यूनिट का डेटा आया। मटीरियल की कॉस्ट लगी से एग्जांपल 12 रुपए, लेबर की कॉस्ट लगी से एग्जांपल 5 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा लगा से एग्जांपल 3 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा से एग्जांपल 1 रुपए। अकॉर्डिंगली मेरी एक्चुअल में कॉस्ट आई 21 और एक्चुअल में मान लो हमने माल बेचा 24 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ 3 रुपए, प्रॉफिट हुआ 3 रुपए। तो एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है? एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है कि हमने सोचा था 6 रुपए का प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में हमें केवल 3 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। हमने सोचा था 6 रुपए का प्रॉफिट होगा 1 यूनिट से, बट एक्चुअल में 3 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। तो हमें 3 रुपए का कम प्रॉफिट हुआ, हमें 3 रुपए का कम प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 5 कारण है। क्या? एक तो मटेरियल की कॉस्ट जो आपने सोची थी 10 रुपए, वो 12 रुपए की आई। 2 रुपए की कॉस्ट इसकी वजह से ज्यादा लगी, 2 रुपए की कॉस्ट की वजह से ज्यादा लगी मटेरियल की वजह से। लेबर की कॉस्ट सोची थी 6 रुपए, 5 रुपए ही आई, तो इसमें तो 1 रुपए कॉस्ट कम लगी, तो ये फायदेमंद था हमारे लिए। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट 2 रुपए सोची थी, 3 रुपए आई, तो इसमें भी 1 रुपए एक्स्ट्रा गया। फिक्स्ड ओवरहेड सेम रह गया। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये 1 रुपए से एडजस्ट हो गया। तो कॉस्ट की वजह से 2 रुपए की कॉस्ट ज्यादा गई, इसकी वजह से 2 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ। कि कॉस्ट ज्यादा लगना मतलब प्रॉफिट कम होना। के अलावा सेलिंग प्राइस आपने तो सोचा था 1 यूनिट 25 रुपए में बेचोगे, बट आपने केवल 24 रुपए में बेची, 1 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। तो 2 रुपए तो कहीं ना कहीं कॉस्ट की वजह से और 1 रुपए कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस की वजह से 3 रुपए का आपका प्रॉफिट कम हो गया।
एक्चुअल में स्टैंडर्ड होते हैं प्रॉफिट के, बट उस प्रॉफिट के कारण क्या है, या तो कॉस्ट में चेंज आना या फिर सेलिंग प्राइस में चेंज आना, या तो कॉस्ट में चेंज आना या फिर सेलिंग प्राइस में चेंज आना। तो ये जो प्रॉफिट होते हैं इनमें जो चेंजेस आते हैं इनको एनालाइज करने के लिए हमें टोटलिटी में 5 तरीके के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट एनालाइज करने होते हैं। ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है, ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है, ये जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नॉन एज वेरिएंसेस। जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में को नाम दिया गया वेरिएंसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बना लेती है, देन एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। जो भी डिफरेंस आते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, दिस इज नॉन एज वेरिएंसेस। और ये वेरिएंसेस हम 5 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक मटेरियल वेरिएंसेस, दूसरा लेबर वेरिएंसेस, तीसरा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, चौथा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और पांचवा सेल्स वेरिएंसेस। होने को प्रॉफिट वेरिएंसेस भी होते हैं बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमारे सिलेबस में 5 तरीके के वेरिएंसेस आपको देखने को मिलेंगे। 4 है कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, और एक है पांचवा सेल्स वेरिएंसेस। आओ हेडिंग पुट करो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये सारी चीज लिखवा रहा हूं जो मैंने अभी अभी बोली। हेडिंग पुट करो इंट्रोडक्शन, लिखेंगे इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल the organization prepares standards on the basis of past experience। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। एट द एंड ऑफ द पीरियड, अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिस पीरियड को आप कंसिडर कर रहे हो उसके एंड में, जैसे मैं कहता हूं आप अप्रैल मंथ के लिए अगर स्टैंडर्ड बनाते हो, अप्रैल मंथ जब खत्म हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड अंडर कंसिडरेशन standards are compared with actuals। स्टैंडर्ड जो भी डेटा होता है वो एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड्स आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल। द डिफरेंस बिटवीन standards and actuals, the difference between standards and actuals is known as variances। वेरिएंसेस का मतलब ही होता है डिफरेंस, वेरिएंसेस का मतलब भी होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो हमें देखना है कि कितने तरीके के वेरिएंसेस हो सकते हैं। हेडिंग पुट करेंगे टाइप ऑफ वेरिएंसेस, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, देखो टाइप ऑफ वेरिएंसेस की मैं बात करूं तो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिट में जो भी डिफरेंस आते हैं उसके 5 रीजन है।
या तो मटेरियल की कॉस्ट डिफर कर गई, लेबर की कॉस्ट डिफर कर गई, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट डिफर कर सकती है, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट डिफर कर सकती है और सेल्स आपकी डिफर कर सकती है। तो इसी के बेसिस पे 5 तरीके के वेरिएंसेस हो सकते हैं। पहला, मटेरियल वेरिएंसेस। हो सकता है मटेरियल की कॉस्ट जो आपने सोची थी की वजह उसकी बजाय कुछ अलग आ गई हो, तो जो भी डिफरेंस है दैट इज नॉन एज मटेरियल वेरिएंसेस। हम एनालाइज करेंगे आगे सबको एक एक करके। दूसरा है लेबर वेरिएंसेस, एक लेंदी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम आगे आने वाली 6 to 8 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, आपका साथ रहा तो जल्दी भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले, वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस। अगर आप होमवर्क करते रहोगे साथ की साथ, मुझे लगेगा कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में थोड़ा होमवर्क भी दिया जा सकता है आपको, तो चैप्टर जल्दी भी फिनिश किया जा सकता है। टोटली डिपेंडिंग अपॉन द टुगेदरनेस ऑफ मी एंड योर्स। आपका और मेरा साथ ही इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है सर, 5 तरीके के वेरिएंसेस होते हैं। टॉपिक पे आते हैं, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंसेस। बस इस चैप्टर में हमें इन्हीं वेरिएंसेस को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले जितना भी टॉपिक मैंने आपको अभी तक समझाया है वो आपने कॉपी करना है। हेडिंग पुट करो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फर्स्ट स्लाइड में जो भी आपको लगता है फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में कॉपी कर सकते हो, और थर्ड स्लाइड तो ऑफ कोर्स आपने कॉपी करनी ही करनी है। करो, कॉपी करो। के बाद एक एक करके हमें वेरिएंसेस डिस्कस करने हैं, और इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस,
तो मटीरियल वेरिएंसेस जो होते हैं, मटीरियल वेरिएंसेस का मतलब है मटीरियल में चेंज आने की वजह से प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है, या फिर मटीरियल में चेंज आने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया है, उसको हम मटीरियल वेरिएंसेस बोल सकते हैं। मटीरियल में कोई भी चेंज आने की वजह से अगर हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आया, प्रॉफिट में चेंज आया, दैट इज नॉन एज मटीरियल वेरिएंसेस। if there is change in total cost or profit due to change in material। अब जब मैं मटीरियल में चेंज की बात करता हूं तो मटीरियल में चेंज जो है वो यहाँ पे काफी ब्रॉडली वर्ड यूज किया गया। यहाँ पे चेंज इन मटीरियल, मटीरियल ए की बजाय मटीरियल बी भी हो सकता है। यहाँ पे चेंज इन मटीरियल का मतलब मटीरियल की कॉस्ट मैंने सोची थी 5 रुपए 6 रुपए हो सकती है। यहाँ पे चेंज इन मटीरियल का मतलब मैंने सोचा था 2 केजी से 1 यूनिट बन जाएगी, 3 केजी लग गया। मैंने सोचा था 5 रुपए पर केजी में मिल जाएगा, 7 रुपए पर केजी में मिला। चेंज इन मटीरियल वर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रॉडली यूज किया गया। तो इफ देयर इज चेंज इन टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन मटीरियल, it is known as material variances। it is known as material variances। अब जैसा कि मैंने कहा कि चेंज इन मटीरियल जो वर्ड है काफी ब्रॉड है। अब चेंज इन मटीरियल इज नथिंग मटीरियल वेरिएंसेस। तो एक्चुअल में जो चेंज इन मटीरियल है, मटीरियल वेरिएंसेस है, वो भी एक नहीं 6 तरीके के मटीरियल वेरिएंसेस एनालाइज किए जा सकते हैं। देखो कौन कौन से टाइप ऑफ मटीरियल वेरिएंसेस। मटीरियल वेरिएंसेस को 6 पार्ट में एनालाइज किया जा सकता है। सर कौन कौन से? आप तो डरा रहे हो हमें। पहले तो आपने कहा 5 तरीके के वेरिएंसेस हैं बस, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स। अब आप कह रहे हो केवल और केवल मटीरियल में हमें 6 तरीके के वेरिएंसेस एनालाइज करने हैं। पहला है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर सेकंड है मटीरियल यूसेज वेरिएंस। सेकंड है मटीरियल यूसेज वेरिएंस। थर्ड है मटीरियल प्राइस वेरिएंस। थर्ड है मटीरियल प्राइस वेरिएंस। सर फोर्थ है मटीरियल यील्ड वेरिएंस। फोर्थ है मटीरियल यील्ड वेरिएंस। फिफ्थ है मटीरियल मिक्स वेरिएंस। और सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज मटीरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। ये 6 तरीके के वेरिएंसेस है। दीज आर रिलेटेड टू मटीरियल, तो कि हमें एक एक करके डिस्कस करने। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार छोटा आता है तो आपसे केवल मटीरियल कॉस्ट, प्राइस और यूसेज 3 वेरिएंसेस पूछ लेते हैं। थोड़ा बड़ा पूछना होता है मटीरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, यील्ड और मिक्स पूछ लेते हैं। और कभी कभी मटीरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस भी लिया जाता है। ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
एक एक करके हमें 6 के 6 यहाँ पे डिस्कस करने हैं। हेडिंग पुट करो मटेरियल वेरिएंसेस, ये स्लाइड कॉपी करो, उसके बाद एक एक वेरिएंस हम पिक करते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। हेडिंग पुट करो। आते हैं सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। सबसे पहला जो वेरिएंस है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज नॉन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप लिख सकते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को शॉर्ट में एमसीवी लिख सकते हो आप। इट इंडिकेट्स the difference between standard material cost and actual material cost। कहीं ना कहीं डेफिनेशन से ही हमें पता चल गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस है। तो एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ही यही होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ही यही होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अब देखो हो सकता है क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट बता दे, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बता दे और आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सको, लेकिन 99.99% ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमारे पास क्वेश्चन में कुछ डेटा होता है, उस डेटा की हेल्प से हम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक वर्किंग नोट टाइप से बनाते हैं, तो आप डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बोल सकते हो। मतलब ये एक तरीके से आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा कि हम इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी मटेरियल वेरिएंसेस हैं, जो 6 तरीके के वेरिएंसेस हैं, उनको कैलकुलेट करने का जो डेटा होता है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके अंदर। तो आप स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस बोल सकते हो, अदरवाइज हम इसको डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बोलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होता है, चाहे वो बजट के नाम से गिवन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड के नाम से गिवन हो, हम उसको बजट बोलते हैं। एक हमारे पास एक्चुअल डेटा गिवन होता है, तो ऑफ कोर्स एक्चुअल होता है। अब मान लो सिचुएशन क्या होती है, नॉर्मली क्वेश्चन ने कहा कि हमने 1 यूनिट के लिए बजट बनाया। बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन।
और हमने एक्चुअल में एग्जाम्पल 100 यूनिट्स बनाई। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि अभी मार्च चल रहा है, कंपनी अप्रैल के लिए जब लेवल सेट करे 1, 2, 5, 10 कितनी भी यूनिट के लिए कर सकती है, बट एक्चुअल में हो सकता है आप उतनी ही यूनिट ना बनाकर कम या ज़्यादा यूनिट बना लो। 99% क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में बजट तब सोचा हुआ जो डेटा होता है वो 1 यूनिट का होता है, और एक्चुअल में हम जितनी यूनिट बनाते हैं उससे रिलेटेड हमें डेटा गिवन होता है। हम बजट में 3 कॉलम लेते हैं, 1 इज क्वांटिटी, सेकंड इज ए प्राइस एंड थर्ड इज ए अमाउंट। क्यू इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पी इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ मटेरियल और ए इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ मटेरियल। क्यू इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पी इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ मटेरियल और ए इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ मटेरियल। हमें सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम करना है या फिर मैं कहूं सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट करना है वो करना है मटेरियल वेरिएंसेस पे, क्योंकि मटेरियल वेरिएंसेस की तरह ही बाकी सारे के सारे वेरिएंसेस हैं। अगर आप मटेरियल वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे, आगे का कॉन्सेप्ट हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का मतलब है कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस सोचा होगा 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 kg, 5 kg, 10 kg जो भी लगेगा। उसके बाद ये जो मटेरियल है आप मार्केट से परचेज करेंगे, किस प्राइस पे परचेज करेंगे, 5 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी, जो भी प्राइस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी। ये जो कंपनी ने सोचा होगा डेटा वो है। अब जब एक्चुअल में अप्रैल मंथ से एग्जांपल खत्म हो जाएगा, कंपनी देखती है कि हमने 100 यूनिट बनाई, तो यहां पे भी 3 कॉलम रहेंगे, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। कंपनी ने देखा कि 100 यूनिट को बनाने के लिए हमने मटेरियल लगाया, एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स भी ले लेता हूँ। कंपनी ने सोचा 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा, 5 रुपए पर केजी में मटेरियल मार्केट से खरीद लेंगे, 1 यूनिट को बनाने की 10 रुपए की कॉस्ट है। इसी तरीके से जब कंपनी ने एक्चुअल डेटा देखा तो देखा कि हमने 100 यूनिट बनाई और इन 100 यूनिट को बनाने के लिए 250 kg रॉ मटेरियल लगा, और हमने जब मार्केट से मटेरियल खरीदा तो मटेरियल हमें मिल गया, से एग्जांपल 6 रुपए पर केजी में मिला। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 1500 रुपए की, 1500 रुपए की। हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मली ये डेटा अवेलेबल होता है, बट ध्यान देना एक चीज पे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं ये कह सकता हूं मैंने तो सोचा था 10 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअल में 1500 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट आ गई। वर्डिंग्स भी समझाता हूं थोड़ी सी। देखो ये होता है बजटेड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट आपका, जो होता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आप इसको बोल सकते हो बजटेड क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। ये है आपका बजटेड प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस, और ये है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। 1 यूनिट के लिए 10 रुपए की कॉस्ट हमने सोची थी, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि सर 10 रुपए की कॉस्ट सोची थी और एक्चुअल में 1500 रुपए की कॉस्ट आई? ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटपुट सोचने का लेवल था वो था 1 यूनिट, जबकि आपने एक्चुअल 100 यूनिट बनाई है। ये क्या है? ये एक्चुअल आउटपुट है। अभी बस समझो एक बार कि अगर चीज़ों को समझ जाओगे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, बट चीज़ों को समझे बिना हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ अराउंड। मैं ऑलरेडी आपके साथ
35 से 40 मिनट लगा चुका हूं केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, कारण क्या है, तब भी स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग होते हैं, तो हम डायरेक्टली फिगर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने बजट को कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इस बजट को बजट की बजाय स्टैंडर्ड भी बोल दोगे, कोई गलत नहीं है। बस ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। ये एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है। ये एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है। बट ये दोनों फिगर कंपेरेबल नहीं होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, तो बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ध्यान देना, ये वो स्टैंडर्ड डेटा है जो कि मैंने जितनी यूनिट के लिए लेवल सेट की है, ये वो एक्चुअल डेटा है जो कि मैंने एक्चुअल आउटपुट जो बनाया है उसके लिए। बट एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट के साथ आप उस कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो जो कि सेम लेवल की हो। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड भी मुझे ही यूनिट के लिए बनाना पड़ेगा इतना कि मैंने एक्चुअल आउटपुट बनाया। मतलब हम स्टैंडर्ड भी कितनी यूनिट के लिए बनाते हैं, फिर यहाँ पे 100 यूनिट के लिए बनाते हैं। और उसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप कहोगे सर 2 kg रॉ मटेरियल लगना था एक यूनिट को बनाने के लिए, 2 kg रॉ मटेरियल लगना था। यहां पे भी 3 कॉलम बना लेते हैं हम, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। आप कहोगे सर 2 kg रॉ मटेरियल लगना था एक यूनिट को बनाने के लिए, और अगर आपने एक्चुअल में 100 यूनिट बनाई है तो 200 kg रॉ मटेरियल लग जाना चाहिए था। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आपने कहा है कि 2 किलो रॉ मटेरियल लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 100 यूनिट के लिए 200 लगना चाहिए। किस प्राइस पे खरीदने की बात थी, ध्यान रखना ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाता है 5 रुपए। तो कॉस्ट आ जाती है 200 इंटू 5, 1000 रुपए। आपके पास एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये क्वांटिटी को बेस ना बनाकर आप अमाउंट को बेस बना सकते हो, और आप कह सकते हो सर अगर 10 रुपए की कॉस्ट आनी थी एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 100 यूनिट के लिए 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी। तो आप सीधा सीधा ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस एज इट इज रहेगा, तो आप 1000 को 5 से डिवाइड करके ये 200 की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। कहने का पर्पज क्या है, समझो, जब जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग होता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। नॉर्मली मेरे पास ये वाला डेटा और ये वाला डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है, मुझे ये स्टेटमेंट बनाना होता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मैं नोट में यहां लिख देता हूं, मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट है कब कैलकुलेट करना आपने, जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की यूनिट्स अलग अलग होगी। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट को समझना है अच्छे से कि चैप्टर है लेंदी, की वजह से आगे चल के डाउट्स ना राइज हो, बेसिक से ही हमें स्ट्रॉन्ग अपना कॉन्सेप्ट रखना है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट शुड बी कैलकुलेटेड, a standard for actual output should be calculated कब, when standard output मटीरियल इनपुट है, आउटपुट जो फिनिश गुड्स आपका बनता है वो होता है। when standard output and actual output are different, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने जो ये एग्जांपल आपके सामने रखा था एक यूनिट वाला,
मैंने जो आपके सामने 1 यूनिट वाला एग्जांपल रखा था स्टार्टिंग में, ये वाला, तो इसमें आप इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे थे। क्यों? कि मैंने जो स्टैंडर्ड आउटपुट सोचा था वो भी 1 यूनिट सोचा था और एक्चुअल आउटपुट भी मैंने 1 यूनिट ही कंसीडर किया था। लेकिन जब जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट आपके वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल, मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूं कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। 200 आपने क्या कहा सर, 2 केजी अगर रॉ मटेरियल लगना था 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 100 यूनिट को बनाने के लिए 200 लगना चाहिए। तो क्या था इनपुट? कौन सा इनपुट? मटेरियल। कौन सा मटेरियल? स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी। ये 2 क्या था? स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 1 क्या था? स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 क्या था? एक्चुअल आउटपुट। क्या मतलब? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ध्यान से पढ़ना, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। पढ़ने का तरीका बताता हूं एक बार, 2 मिनट 5 मिनट लगा के। देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। ये स्टैंडर्ड प्राइस होता है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आती है जिसको आप कॉस्ट भी बोल सकते हो, तो ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। इसी तरीके से जब मैं सेकंड कॉलम में आता हूं तो ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये स्टैंडर्ड प्राइस ही होता है। ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये जो फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। एक्चुअल तो एक्चुअल होता ही है। इसी तरीके से इसको पढ़ा जाता है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल प्राइस है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट या कॉस्ट आ जाती है, तो ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस तरीके से इन चीजों को रीड किया जाता है। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे कैलकुलेट हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो कि 2 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो गया फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय किससे किया? 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या थी? स्टैंडर्ड आउटपुट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 क्या था? एक्चुअल आउटपुट। तो आप कॉमन सेंस से भी जा सकते हो, और अगर कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो। 2 केजी 1 यूनिट को बनाने में, तो 100 के लिए 200 लगना चाहिए था। अब तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर सकते हो, सर 1000 रुपए की 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, 1500 रुपए की कॉस्ट आ गई, 500 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आ गई। फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 1000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 1500। अब 1000 माइनस 1500 करोगे, माइनस 500 आया। अब यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में प्लस में आंसर आता है या माइनस में आंसर आता है, तो उसको प्लस या माइनस लिखा नहीं जाता। तब नॉर्मली प्लस तो हम लिखते नहीं है, बट माइनस आता है तो माइनस साइन लिखते हो, वो नहीं लिखा जाता। तो यहां पे क्या किया जाता है, अगर आपका आंसर आया प्लस में तो उसको बोलते हैं यहां पे फेवरेबल, और इसको सिंबल एफ से इंडिकेट किया जाता है, ब्रैकेट में एफ से इंडिकेट किया जाता है। और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो इसको बोला जाता है एडवर्स, को सिंबल ए से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल ए ब्रैकेट में कैपिटल ए से। अगर आपका आंसर से एग्जांपल यहां पे -500 आता है, 1000 माइनस 1500 माइनस 500 आता है, तो वो लिखा जाएगा 500
एडवर्स। इस तरीके से हमें लिखना है। पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करो सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कहां से आएगी? आपको डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस बनाना पड़ सकता है। कब बनाना है सर ये? जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। उसके लिए सिंपल, आपको 3 कॉलम लेने हैं। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में 3-3 कॉलम लेने हैं। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट। और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में एक्चुअल आउटपुट। आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेटर प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बेटर प्रेजेंटेशन दे देता हूँ थोड़ी सी। आप फिगर के साथ कॉपी करना चाहें, फिगर के साथ कॉपी कर लें। मेरा मानो दोनों तरीके से कॉपी करो, क्रॉस की फॉर्म में भी करो और फिगर की फॉर्म में भी करो। आप इसको बजट बोल सकते हो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर और स्टैंडर्ड आउटपुट भी बोल सकते हो। ज़्यादा बेटर लैंग्वेज रहेगी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा, ये एक्चुअल है। बाकी आप इसको एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट भी बोल सकते। मेरी कोशिश रहेगी यही वर्डिंग यूज करने की। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट। अब आप कॉपी कर लो यहां से। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। पहला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन बाद में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राम कास्टिंग फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 4800 यूनिट्स। एक कंपनी है, नाम है राम कास्टिंग। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कितनी यूनिट्स के लिए? 4800 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ध्यान देना, स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड जो बताया है, कहते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल लगेगा कितना? 10 kg पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा, ये कंपनी का स्टैंडर्ड है। एक यूनिट को बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा, ये कंपनी का स्टैंडर्ड है। किस प्राइस पे? एट द रेट ऑफ 10 पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा? 10 रुपए पर केजी।
तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड प्राइस पता चल गया। एक्चुअल में मटेरियल यूज किया गया, एक्चुअल में मटेरियल यूज किया गया 50,000 केजी, कॉस्ट आई 5,25,000। एक्चुअल में मटेरियल यूज किया गया, इसका मतलब एक्चुअल क्वांटिटी जो मटेरियल की यूज हुई वो है 50,000 केजी, और ये पर केजी नहीं है 5,25,000, ये टोटल में गिवन है 5,25,000। तो ये है आपकी एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है हमसे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। आओ हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1 और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, क्या स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है या अलग अलग? सर मुझे जो स्टैंडर्ड डेटा गिवन है वो है 1 यूनिट के हिसाब से, बट एक्चुअल जो डेटा है वो टोटलिटी में गिवन है, इसका मतलब 4800 यूनिट्स के लिए। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग हैं। तो हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बना लेना चाहिए। हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बना लेना चाहिए। ठीक है, बना लेते हैं। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस 3 कॉलम में हम बनाते हैं। पहला कॉलम हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। सेकंड कॉलम हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीसरा कॉलम हम लेते हैं एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। इनों में 3 कॉलम कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट, एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। एज पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड मटेरियल की जब बात करें तो क्वेश्चन है का 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा 1 यूनिट को बनाने के लिए। इसका मतलब स्टैंडर्ड है 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड है 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, और इसका प्राइस होगा 10 रुपए पर केजी। अगर 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, 1 केजी का प्राइस 10 रुपए होगा, 1 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 100 रुपए का लगेगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास जो डेटा गिवन है वो गिवन है 4800 यूनिट्स का। एक्चुअल में जो मेरे पास डेटा गिवन है वो है 4800 यूनिट्स का, और इन 4800 यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल में मटेरियल लगा 50,000 केजी। एक्चुअल में मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगी? सर 50,000। कॉस्ट कितनी आई इसकी? 5,25,000। एक्चुअल अमाउंट जो है दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट 5,25,000। 5,25,000 डिवाइडेड बाई 50,000 करके आप एक्चुअल जो प्राइस है मटेरियल का वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आ जाएगा? 10.5। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं ये कह दूं कि सोचा था 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, 5,25,000 की कॉस्ट आ गई? ऑफकोर्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये 100 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट है और ये 5,25,000 4800 यूनिट की कॉस्ट है। तो हमें क्या करना है? अपने स्टैंडर्ड को फॉर एक्चुअल आउटपुट कन्वर्ट करना है। एक्चुअल आउटपुट मतलब 4800 यूनिट्स के लिए हमें स्टैंडर्ड भी बनाना है, और इसके लिए सिंपली आप क्या कहेंगे? सर अगर 10 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था 1 यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है, आपने 4800 यूनिट बनाई है,
तो इसके लिए 48,000 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए था और 10 रुपए का स्टैंडर्ड प्राइस है। कॉस्ट आनी चाहिए थी 4,80,000। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी 4800 यूनिट, 4,80,000, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट आ गई 4800 यूनिट के लिए 5,25,000। तो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 4,80,000, एक्चुअल कॉस्ट है 5,25,000, ये है नेगेटिव में 45,000। हम माइनस साइन यूज नहीं करते, नेगेटिव मतलब एडवर्स, तो आंसर आएगा 45,000 एडवर्स, आंसर आएगा 45,000 एडवर्स। ये एक छोटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया है मैंने, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। 45,000 विल बी आवर आंसर। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर हमें यूज ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम करना होता है, तो ये कॉलम नहीं बनाऊं तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अगर आप ये कॉलम ना बनाना चाहो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट बनाओ। ये एक्चुअल वाला डेटा आपके पास गिवन होता ही है क्वेश्चन में, बस इसको आपने सीधा सीधा कन्वर्ट करके रख दो। सर क्वेश्चन में गिवन है 10 kg एक यूनिट के लिए, तो 4800 के लिए 48,000। प्राइस गिवन है 10 रुपए का, मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा ऐसा कर सकते हो, तो कि नॉर्मली बुक्स 10 ईयर वगैरह इन सब में किया हुआ होता है, तो आप फॉलो कर सकते हो। स्कैनर वगैरह में सब में यही होता है। आप चाहो तो ये पहला वाला कॉलम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट नॉर्मली मैं बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? ताकि जो क्वेश्चन का डेटा है मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम में कॉपी कर लूँ और उसके बाद इजीली सेकंड कॉलम में बना सकता हूँ। ये जो 48,000 की कैलकुलेशन है आप एज ए फॉर्मूला शो भी कर सकते हो। सर 48,000 कैसे आया? स्टार्टिंग में तो मैं एक दो क्वेश्चन में वो फॉर्मूले के साथ आपको समझाऊंगा, बट आगे नहीं समझाऊंगा और एग्जाम में भी इसको शो करने की कहीं जरूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, बट मेरा सजेशन यही है आप कोई भी क्वेश्चन खुद ट्राई करो, फॉर्मूला लिख लिख के ट्राई करो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इस क्वेश्चन में था 10 kg, एक यूनिट था स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल था 4800, क्या आपका 48,000 कैलकुलेट होके आ गया था, 48,000 kg। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। के बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, इन दोनों ही क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही कैलकुलेट करना है और ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करके आने हैं।
आज की जो क्लास है वो मेनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में हमारी निकल गई। सर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेवल सेट करना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेवल सेट करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल में क्या है? इट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टैंडर्ड्स बनाती है, देन एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड के लिए आप स्टैंडर्ड बनाते हो उस पीरियड को तो एक्चुअल डेटा आता है, तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज नॉन एज वेरियांसेस। तो वेरियांसेस टोटलिटी में हमें 5 तरीके के देखने हैं: मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स वेरियांसेस। मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं मटीरियल वेरियांसेस को लेकर, मटीरियल वेरियांसेस भी 6 तरीके के होते हैं: मटीरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, गिल्ड, मिक्स और रिवाइज्ड यूसेज वेरियांस। हमने पहला वेरियांस स्टार्ट किया मटीरियल कॉस्ट वेरियांस। मटीरियल कॉस्ट वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर आंसर प्लस में आया तो फेवरेबल, माइनस में आया तो एडवर्स। फेवरेबल इज इंडिकेटेड बाय एफ, एडवर्स इज इंडिकेटेड बाय ए। उसके बाद जब जब स्टैंडर्ड आउटपुट की यूनिट और एक्चुअल आउटपुट की यूनिट अलग अलग होगी तो हम शो करेंगे डेटा फॉर मटीरियल वेरियांसेस इन 3 कॉलम्स। पहला स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, 3 कॉलम होंगे क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। दूसरा कॉलम होगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, अगेन 3 कॉलम में क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। और तीसरा कॉलम होगा एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, अगेन 3 कॉलम्स, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मटीरियल, पी का मतलब प्राइस ऑफ मटीरियल, ए का मतलब अमाउंट ऑफ मटीरियल दैट इज कॉस्ट ऑफ मटीरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटीरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में एक्चुअल आउटपुट। और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, सेकंड थर्ड आप ट्राई करो, हो सकता है हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो पहले इतना रिवाइज करो, तो रिवाइज करने के बाद सेकंड और थर्ड ट्राई करके देखना, आई होप आपसे हो जाने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।